होली की छुट्टी। मुझे एक प्राइमरी स्कूल में जगह मिली जो मेरे घर से 11 मील पर था। हमारे हेडमास्टर साहब को छुट्टियों में भी लड़कों को पढ़ाने की बीमारी थी। रात को लड़के खाना खाकर स्कूल में आ जाते और हेडमास्टर साहब चारपाई पर लेटकर अपने खराटों से उन्हें पढ़ाया करते। जब लड़कों में शोरगुल मचने लगता तब वह खरगोश की नींद से चौंक पड़ते और लड़कों को 2-4 तमाचे लगाकर फिर अपने सपनों के मजे लेने लगते। 11-12 बजे रात तक यही ड्रामा होता रहता, यहाँ तक कि लड़के नींद से बेकरार होकर वहीं टाट पर सो जाते। अप्रैल में सालाना इम्तहान होने वाला था, इसलिए जनवरी ही से हाय तौबा मची हुई थी। नाइट स्कूलों पर इतनी रियासत थी कि रात की क्लासों में उन्हें न तलब किया जाता था, मगर छुट्टियां बिल्कुल न मिलती थी। नवती अमावस आई और निकल गई, बसंत आया और चला गया, शिवरात्रि आई और गुजर गई, और इन त्योहारों का तो जिक्र ही क्या है। एक दिन के लिए कौन इतना बड़ा सफ़र करता, इसलिए कई महीनों से मुझे घर जाने का मौका न मिला था। मगर अब की बार मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि होली पर ज़रूर घर जाऊंगा, चाहे नौकरी से हाथ ही क्यों न धोना पड़े। मैंने एक हफ्ते पहले से ही हेडमास्टर साहब को अल्टीमेटम दे दिया था कि 20 मार्च को होली की छुट्टी शुरू होगी और बंदा 19 की शाम को चला जाएगा। हेडमास्टर साहब ने मुझे समझाया कि अभी लड़के हो, तुम्हें क्या मालूम नौकरी कितनी मुश्किलों से मिलती है और कितनी मुश्किलों से निभती है। नौकरी पाना इतना मुश्किल नहीं जितना उसको निभाना। अप्रैल में इम्तहान होने वाला है, 3-4 दिन स्कूल बंद रहा तो बताओ कितने लड़के पास होंगे। साल भर की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा कि नहीं। मेरा कहना मानो, इस छुट्टी में ना जाओ, इम्तहान के बाद जो छुट्टी पड़े उसमें चले जाना। ईस्टर की 4 दिन की छुट्टी होगी, मैं एक दिन के लिए भी न रुकूंगा। मैं अपने मोर्चों पर कायम रहा। समझाने बुझाने, डराने धमकाने और जवाब तलब किए जाने के हथियारों का मुझ पर असर न हुआ। 25 को ज्यों ही स्कूल बंद हुआ, मैंने हेडमास्टर साहब को सलाम भी न किया और चुपके से अपने डेरे पर चला गया। उन्हें सलाम करने जाता तो वह एक न एक काम निकाल कर मुझे रोक लेते। रजिस्टर में फ़ीस की मीज़ान लगाते जाओ, औसत हाजिरी निकालते जाओ, लड़कों की कापियाँ जमा करके उन पर संशोधन और तारीख सब पूरी कर दो। गोया यह मेरा आखिरी सफ़र है और मुझे ज़िंदगी के सारे काम भी ख़त्म कर देने हैं। मकान पर आकर मैंने झटपट अपनी किताबों की पोटली उठाई, अपना हल्का लिफाफा कंधे पर रखा और स्टेशन के लिए चल पड़ा। गाड़ी 5:08 पर जाती थी। स्कूल की घड़ी हाजिरी के वक्त हमेशा आधा घंटा तेज और छुट्टी के वक्त आधा घंटा सुस्त रहती थी। 4 बजे स्कूल बंद हुआ था। मेरे ख्याल में स्टेशन पहुंचने के लिए काफ़ी वक्त था। किताबों की पोटली भारी थी, ऊपर कंधे पर लिफाफा बार बार हाथ बदलता और लपक चला जाता था। सिग्नल डाउन था, मेरी हिम्मत भी उस सिग्नल की तरह डाउन हो गई। उम्र के तकाजे से 100 कदम दौड़ा जरूर, मगर यह निराशा की हिम्मत थी। मेरे देखते देखते गाड़ी आई, 1 मिनट ठहरी और रवाना हो गई। स्कूल की घड़ी यकीनन आज और दिनों से भी ज़्यादा सुस्त थी। अब स्टेशन पर जाना बेकार था। दूसरी गाड़ी 11 बजे रात को आएगी। मेरे घर वाले स्टेशन पर कोई 12 बजे पहुंचेंगे और वहां से मकान पर जाते जाते 1 बज जाएगा। इस सन्नाटे में रास्ता चलना भी एक मोर्चा था जिसे जीतने की मुझ में हिम्मत न थी। कुछ 12 मील ही तो है, अगर 2 मील घंटा भी चलूँ तो 6 घंटों में घर पहुंच सकता हूँ। अभी 5 घंटे हैं, 5 बजे हैं, ज़रा कदम बढ़ाता जाऊँ तो 10 बजे यकीनन पहुँच जाऊँगा। अम्मा और मुन्नू मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। पहुँचते ही गर्म गर्म खाना मिलेगा, कोलाड़े में गुड़ पक रहा होगा, वहाँ से गर्म गर्म रस पीने को आ जाएगा। और जब लोग सुनेंगे कि इतनी दूर पैदल आया हूँ तो उन्होंने कितना अचरज होगा। मैंने फ़ौरन गंगा की तरफ पैर बढ़ाया। यह कस्बा नदी के किनारे था और मेरे गांव की सड़क नदी के उस पार से थी। मुझे इस रास्ते से जाने का कोई संयोग न हुआ था, मगर इतना सुना था कि कच्ची सड़क सीधी चली जाती है। परेशानी की कोई बात न थी, 10 मिनट में नाव पार पहुंच जाएगी और बस फराटे बरता चला दूंगा। 12 मील कहने को तो होते हैं तो कुल 6 कोस। मगर घाट पर पहुंचा तो नाव से में से आधे मुसाफिर भी न बैठे थे। मैं कूद कर जा बैठा, खेवे के पास पैसे भी निकलवा कर दे दिए, लेकिन नाव है कि वहीं अचल ठहरी हुई है। मुसाफिरों की संख्या काफ़ी नहीं है, कैसे खुलें। लोग तहसील और कचहरी से आते जाते हैं, वो बैठते जाते हैं और मैं हूँ कि अंदर ही अंदर बुना जाता हूँ। सूरज नीचे दौड़ा चला जा रहा था, गोया मुझसे बाजी लगाए हुए है। अभी सफ़ेद था, फिर पीला होना शुरू हुआ और देखते देखते लाल हो गया। नदी के उस पार क्षितिज पर लटका हुआ जैसे कोई ढोल कुएं पर लटक रहा है। मैंने आज घर जाने की खुशी और हड़बड़ी में रोटियां न पकाई थी।
सोचा था कि शाम को तो घर पहुंच जाऊंगा। मैंने पोटली उठाई और तेजी से चला। दोनों तरफ चने के खेते थे। एक खेत में घुसकर बूट उखाड़ लिए और टूटता हुआ बाग। सामने 12 मील की मंजिल है। कच्चा सुनसान रास्ता। शाम हो गई थी। मुझे पहली बार गलती मालूम हुई, लेकिन बचपन के जोश ने क्या कहा, क्या बात है, 1-2 मील तो दौड़ ही सकते हैं। 20,000 गज की ही तो होते हैं। 12 मील के मुकाबले में 20,000 गज कुछ हल्के और आसान मालूम हुए। और जब 2-3 मील रह जाएगा तब तो यह एक तरह से अपने गांव में ही होऊंगा। इक्के दुक्के मुसाफिर भी पीछे चले आ रहे थे। इत्मीनान हुआ। अंधेरा हो गया है। मैं लपका जा रहा हूँ। सड़क के किनारे दूर से एक झोपड़ी नजर आती है। एक कुम्पी जल रही है। जरूर किसी बनिए की दुकान होगी, और कुछ न होगा तो गुड़ और चने तो मिल ही जाएंगे। कदम और तेज करता हूँ। झोपड़ी आती है। उसके सामने एक क्षण के लिए खड़ा हो जाता हूँ। 4-5 आदमी उकड़ू बैठे हुए हैं। बीच में एक बोतल है। हर एक के सामने एक कुल्हड़। दीवार से मिली हुई ऊंची गद्दी है। उस पर साहब जी बैठे हुए हैं। उनके सामने कई बोतलें रखी हुई हैं। जरा और पीछे हटकर एक आदमी कलाड़ी में सूखे मटर भून रहा है। बेचैन होकर जेब में हाथ डालता हूँ और एक पैसा निकालकर उसकी तरफ चलता हूँ, लेकिन पाँव आप ही रुक जाते हैं। यह कलवारिया है। कोचले वाला पूछता है, क्या लोगे? मैं कहता हूँ, कुछ नहीं। किताबों की पोटली जी का जंजाल हो गया है। ऐसी इच्छा होती है कि इसे यहीं सड़क पर पटक दूँ। उसका वजन मुश्किल से 5 किलो होगा। शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। पूर्णमासी का चांद पेड़ों के ऊपर जा बैठा है और पत्तियों के बीच से जमीन की तरफ झांक रहा है। मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूँ, मगर दर्द बिल्कुल नहीं है। भूख से सारी चेतना को दबा रखा है और खुद उस पर हावी हो गई है। आह, यह गुड़ की खुशबू कहाँ से आई? कहीं ताज़ा गुड़ पक रहा है। कोई गांव करीब ही होगा, है ना? हाँ, वह आमों के झुरमुट में रोशनी नजर आ रही है। लेकिन वह 2 पैसे का गुड़ बेचेगा और यूँ मुझसे मांगा न जाएगा। मालूम नहीं लोग क्या समझें। आगे बढ़ता हूँ, मगर ज़बान से लार टपक रही है। गुड़ से मुझे बड़ा प्रेम है। जब कभी किसी चीज़ की दुकान खोलने की सोचता था तो वह हलवाई की दुकान होती थी। मैं घर पहुँचा और सभी लोग मुझे देखकर खुश हो गए। मैंने घर आकर गुड़ खाया और फिर सो गया। कुछ दिन के लिए मैं यूरोप गया। वहाँ से आकर एक दिन में शिकार खेलने गया और इधर आ गया। देखा कई किसान अपने खेतों के किनारे उदास खड़े हैं। मैंने पूछा, क्या बात है? तुम लोग क्यों इस तरह उदास खड़े हो? एक आदमी ने कहा, क्या करे साहब, जिंदगी से तंग है। न मौत आती है न पैदावार होती है। सारे जानवर आकर खेत चर जाते हैं। किसके घर से लगान चुकाएं, क्या महाजन को दें और क्या खुद खाएं। कल इन्हीं खेतों को देखकर दिल की कली खिल जाती थी। आज इन्हें देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। जानवरों ने सफाया कर दिया। मालूम नहीं उस वक्त मेरे दिल पर किस देवता या पैगंबर का साया था कि मुझे उन पर रहम आ गया। मैंने कहा, आज से मैं तुम्हारे खेतों की रखवाली करूँगा। क्या मजाल कि कोई जानवर फटक सके। एक दाना तो जाए तो जुर्माना दूँ। बस उस दिन से आज तक मेरा यही काम है। आज 10 साल हो गए। अपना गुजारा भी होता है और यह नुकसान मुफ्त मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम से दिल को खुशी होती है। नदी आ गई। मैंने देखा वही घाट है जहाँ शाम को वह किश्ती पर बैठा था। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? कभी कभी आपके दर्शन के लिए आया करूँगा। उसने लालटेन उठाकर मेरा चेहरा देखा और बोला, मेरा नाम जैक्सन है, बिल जैक्सन। जरूर आना स्टेशन के पास, जिससे मेरा नाम पूछेंगे। मेरा पता बदला देगा। यह कहकर वह पीछे की तरफ मुड़ा, मगर यकायक लौट रहा और बोला, मगर मुझे तुम्हें यहाँ सारी रात बैठना पड़ेगा और तुम्हारी अम्मा घबरा रही होगी। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें उस पार पहुँचा दूँ। आजकल पानी बहुत कम है। मैं तो अक्सर तैर आता हूँ। यह कहकर मिस्टर जैक्सन ने मुझे झट उठाकर कंधे पर बिठा लिया और इस तरह बेधड़क पानी में गुस्से की जैसे सूखी ज़मीन है। मैं दोनों हाथों से उनकी गर्दन पकड़े हूँ, फिर भी सीना धड़क रहा है। मगर जैक्सन साहब इत्मीनान से चले जा रहे हैं। पानी घुटने तक आया, फिर कमर तक पहुँचा। ओफ, सीने तक पहुँच गया। अब साहब को एक कदम मुश्किल हो रहा है। मेरी जान निकल रही है। लहरें उनके गले लिपट रही है। मेरा जी चाहता है कि उनसे कहूँ, भगवान के लिए वापस चलिए, मगर ज़बान नहीं खुलती। जैक्सन साहब फिसले तो अपना काम तमाम है। यह तो तैराक है, निकल जाएंगे। मैं लहरों की खुराक बन जाऊंगा। अफसोस आता है अपनी बेवकूफ़ी पर कि तैरना क्यों नहीं सीख लिया।
जैक्सन ने मुझे दोनों हाथों से कंधे के ऊपर उठा लिया। हम बीच धार में पहुंच गए थे। बहाव में इतनी तेजी थी कि एक एक कदम आगे रखने में एक एक मिनट लग जाता था। जैक्सन ने मुझे हाथों से उतारकर फिर कंधे पर बिठाते हुए कहा, और आज मुझे इतनी खुशी हुई उतनी आज तक कभी न हुई थी। जर्मन कप्तान को कत्ल करके भी नहीं। अपनी माँ से कहना मुझे दुआ दे। घाट पर पहुंचकर मैं साहब से रुखसत हुआ। उनकी सज्जनता की निस्वार्थ सेवा का असर दिल पर लिए हुए मेरे जी में आया, काश मैं भी इस तरह लोगों के काम आ सकता। 3 बजे रात को जब मैं घर पहुंचा तो होली में आग लग गई रही थी। मैं स्टेशन से 2 मील सरपट दौड़ता हुआ गया। मालूम नहीं भूखे शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। अम्मा मेरी आवाज़ सुनते ही आंगन में निकल आई और मुझे छाती से लगा लिया और बोली, इतनी रात कहाँ कर दी? मैं तो सांझ से तुम्हारी राह देख रही थी। चलो खाना खा लो। कुछ खाया पिया है कि नहीं? वह अब स्वर्ग में है, लेकिन उनका वह मोहब्बत भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने है और वह प्यार भरी आवाज़ कानों में गूंज रही है। मिस्टर जैक्सन से कई बार मिल चुका हूँ। उसकी सज्जनता ने मुझे उसका भक्त बना दिया है। मैं उसे इंसान नहीं फरिश्ता समझता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।